हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जैनी। आज फ्रेंड्स हमारा वीडियो लेक्चर इब्न खल्दून पर रहने वाला है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स एक नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो लाइक था सब्सक्राइब तो बनता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मुझे लाइक था सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियोज़ समय समय पर मिलती रहें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वीडियो लेक्चर हमारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ही जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और एमए हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर चलता है उसके लिए, इग्नू यूनिवर्सिटी में जो MHI03 कोर्स कोड है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो इबन खल्दून कौन थे? इबन खल्दून 14वीं शताब्दी के अंत के एक अरब हिस्टोरियन थे। अरब इतिहासकार अल मसूदी इबन खल्दून उनके पूर्ववर्ती रहे। किसके पूर्ववर्ती? अल मसूदी के। इबन खल्दून इतिहास के तत्वज्ञानी या फिलोसफर भी माने जाते हैं। साथ ही इन्हें मॉडर्न समाजशास्त्र का फाउंडर भी माना जाता है। इस्लामी इतिहास तथा नव जागरण को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए इन्हें एकमात्र श्रेय या ख्याति उपलब्ध है इतिहासकार इबन खल्दून को। अब हम देखते हैं कि एक हिस्टोरियन हुए हैं E.F. गतिये। उन्होंने क्या है, जो इबन खल्दून का जो टाइम पीरियड है उनके युग को इतिहास का सहारा कहा है। इबन खल्दून का जन्म 27 मई 1332 ट्यूनीशिया अफ्रीका में हुआ था। वो क्या एक हिस्टोरियंस थे, साथ ही साथ एक फिलोसफर थे, साथ ही साथ वो एक समाजशास्त्री थे, राजनीतिक थे और एक न्यायाधीश भी थे। अपने शिक्षकों में से अल अबीली से, वो जो उनके टीचर थे उनसे सबसे ज़्यादा वो प्रभावित थे। उन्होंने ही इबन खल्दून का दर्शन शास्त्र से परिचय करवाया था। जीवन के जो उनके जो लाइफ के जो अंतिम डेज थे वो उन्होंने क्या है मिस्र में बिताए, और 1406 ईस्वी में वहीं पर उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर इबन खल्दून की कुछ पुस्तकें हैं, उनको देखेंगे। उनकी जो सबसे इम्पोर्टेंस रखने वाली हिस्ट्री के अंदर जो बुक है उसका नाम है मुकदमा। ये मुकदमा है, नोट मुकदमा। इसका मुकदमा का मीन्स है इतिहास की भूमिका या उसका इंट्रोडक्शन या उसकी प्रस्तावना। इतिहास के दर्शन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये पुस्तक क्या है 3 वॉल्यूम में डिवाइड है, 3 वॉल्यूम में लिखी गई है। किताब अली बार जो ये पुस्तक है ये 7 वॉल्यूम में डिवाइड है। जो इसका प्रथम वॉल्यूम है उस समय की जो सभ्य नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी, ये सभ्यता है। तो उस टाइम पीरियड की जो कल्चर रही है उसके बारे में, उस टाइम के जो मूलभूत जो एलिमेंट्स रहे थे और उनका क्या है इंसानों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़े, वो वॉल्यूम फर्स्ट में दिया गया है। सेकेंडली है अरबों का जो ब्यौरा था, उस टाइम जो लेखा जोखा था, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रचार प्रसार किया, वो सब ब्यौरा इस बुक के अंदर दिया गया है। साथ में जो सेंट्रल एशिया से लेकर इटली तक के जितने भी राष्ट्र हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये वॉल्यूम 2 से 5 में दिया गया है। और थर्डली जो मगरेब क्या है, एक जगह का नाम है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर, जो बर्बर जो डायनेस्टीज थी उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनका लेखा जोखा विवरण दिया गया है। ये वॉल्यूम जो 6-7 में दिया गया है। नेक्स्ट है उनकी बुक अल तारीख, ये उनकी बायोग्राफी या उनकी आत्मकथा है। इसके अंदर इबन खल्दून ने अपने स्वयं के बारे में लिखा है। लेकिन सभी पुस्तकों की बात करें तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली, साथ में इबन खल्दून को प्रसिद्धि दिलाने वाली जो बुक है वो मुकदमा रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इबन खल्दून है उनका एक हिस्टोरियन के रूप में क्या रोल रहा है। एक इतिहासकार के रूप में उनका काम कभी कभी क्या है उत्साह रहित हो जाता था, वो कभी कभी उसमें क्या है क्यूरियोसिटी
कम दिखाई देती थी स्त्री को लेकर। लेकिन इतना सब होते हुए भी क्या है, उनको एक उच्च कोटि का इतिहासकार के रूप में या ऐतिहासिक दर्शन के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी जो बुक है मुकदमा इतिहास के दर्शन की एक महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। और ये बुक क्या है, जो मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं उनमें भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। और यह इस बुक का यह दुर्भाग्य रहा है कि आने वाली सेंचुरीज में जहाँ मिस्र के जो हिस्टोरियंस रहे हैं उनकी क्या है कुशागर जो धारा रही थी उस टाइम ओटोमन तुर्की के इतिहास के अंदर, और एक बहुत ही सशक्त उपज थी उस टाइम हिस्टोरियंस की। लेकिन उन हिस्टोरियंस ने क्या है मुकदमा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जो मुकदमा नाम की जो बुक है 18th सेंचुरी के अंदर जाकर इसका अनुवाद किया गया। और जहाँ कोई भी इतिहासकार उनके दर्शन से जब यहाँ तक कि 18th सेंचुरी से पहले प्रभावित नहीं हुआ था, इसका कोई संकेत नहीं है। और ना ही कोई ऐसे प्रिंसिपल्स मिलते हैं कि उन्हें उनकी जो मुकदमा है उसका पहले कोई अध्ययन किया गया हो, या उनके जो सक्सेसर्स थे आने वाले जो उनके उत्तराधिकारी थे उन्होंने हो सकता है इस मुकदमा का कोई यूज किया हो। इस प्रकार के एविडेंस हमारे पास सबूत नहीं है इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि इबन खल्दून थे, उनके जो हिस्टोरिकल जो प्रिंसिपल्स थे, साथ ही साथ उनके जो सैद्धांतिक जो एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में यहाँ जानेंगे। इबन खल्दून की जो मुकदमा की महत्व का जो सवाल है, तो मुकदमा क्या है उनको बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्धि दिलाता है। जो उनके हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको ले लीजिए, यहाँ तक कि जो उनके सैद्धांतिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर वर्णित हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिलाते हैं। मुकदमा की जो मौलिकता या ओरिजिनिटी की बात की जाए, उनकी जो पॉलिटिकल और जो सोशल और इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स थे उनकी बात की जाए, उनका जो एनालिसिस किया गया उनसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो उस टाइम की जो राजनीतिक यूनिट्स थी और साथ ही जो उस टाइम की जो स्टेट रहे हैं उनके विकास की ये जो मुकदमा है ये क्या बहुत ही डेवलपमेंट के लिए आधारशिला रही है, या क्या है उनकी एक नींव कह लीजिए। उन मुकदमा ने उनकी एक नींव का काम किया है। जिस सामग्री पर उनका एनालिसिस आधारित है उनमें से कुछ उनके खुद के एक्सपीरियंस से भी निकले हैं, कुछ क्या है उन्होंने इस्लाम के इतिहास की जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज हैं उनको बेस बनाया है। नेक्स्ट है उनके जो पूर्ववर्ती जो हिस्टोरियंस हुए हैं उनमें इस बात को लेकर विभेद रहा है हमेशा कि जो पूर्ववर्ती उनसे पहले जो मानव हुआ है वो समाज में जो भूमंडलीय जो उनकी संकल्पना थी उसकी शुरुआत जो इबन खल्दून ने बताया कि मानव सहयोग के गतिशील मानव के एक दूसरे के कोऑपरेट से उसकी शुरुआत होती है। तो ये किसका मानना था, इबन खल्दून का। और जो उनके पूर्ववर्ती हिस्टोरियंस हैं उन्होंने माना है कि जो मानव है उसकी जो संकल्पना है वो क्या है, एक जो भूमंडलीय संकल्पना है उससे उसकी मानव की शुरुआत होती है। तो उनके जो सिद्धांत थे प्रिंसिपल्स थे वो क्या रिलीजन्स को सेंटर्ड नहीं मानते हैं। उनका इबन खल्दून का मानना है कि जो कार्य कारण संबंध इतिहास में क्या है, जो प्रकृति है नेचर के नियम है उस, और साथ ही साथ उन्होंने क्या है जो मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल थॉट्स थे उनके भी वो प्रखर विरोधी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आसबिया एक टर्म है यहाँ पर, उसको देखेंगे कि आसबिया क्या था। तो आसबिया का मीन्स है पारिवारिक प्रेम या एक सामूहिक भावना या स्वाभाविक एकजुटता या दूसरों के साथ मिलकर कोई जो उनका खुद का एक गोल होता है या लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने की भावना या पारिवारिक प्रेम या पारस्परिक निकटता और आदान प्रदान से उत्पन्न होता है, उसे क्या है हम असिबिया कहते हैं। एक हम कह सकते हैं कि जो उस टाइम हमें क्या है एक परिवार या एक समाज
या एक समुदाय के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, एक रूपता दिखाई देती है, एक समरूपता दिखाई देती है। उनका किसी गोल को लेकर अपना एक लक्ष्य होता है, उनकी अपनी खुद की फीलिंग्स होती हैं, उसको असभ्या कहा जाता है। धर्म असभ्या को दृढ़ करने का एक सफल साधन, एक मूल मंत्र है। वो धर्म को एक फैक्टर से अधिक कुछ भी नहीं मानते, वो सिर्फ क्या है, धर्म को एक कारक ही मानते हैं। उनके अनुसार राज्य का नियम धर्म से निष्पादित हो सकता है, किंतु व्यवहार में राज्य अपने आप को अमूर्त रखता है, इसकी संपूर्ण वैधता और स्वयं के उद्देश्य को मानता है। तो इब्न खल्दून का मानना है कि राज्य के अंदर धर्म निष्पादित जरूर हो सकता है, लेकिन जो स्टेट है, राज्य है, उसके अंदर जो धर्म को व्यवहार में नहीं लाया जाता, उसका क्या है, खुद एक अमूर्त रूप होता है। मूर्त मीन्स जो हमें सामने दिखाई देता है, एक लाइक सामने दिखाई देता है, उसको मूर्त कहते हैं। अमूर्त मीन्स जो चीज़ हमें विजुअल रूप से दिखाई नहीं देती, उसको अमूर्त कहा जाता है। तो इसकी संपूर्ण वैधता और स्वयं के उद्देश्य को मानता है। राज्य सत्ता लोगों की रक्षा के लिए अस्तित्व में होता है और राज्य में शांति को निश्चित करता है। तो जो सत्ता के अंदर राज्य की क्या बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जो सत्ता होती है उसके अंदर जो राज्य होता है वो लोगों को प्रोटेक्शंस देता है, उसका खुद का अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है, अस्तित्व होता है, और राज्य ही क्या है, सत्ता के अंदर शांति को निश्चित करता है। अपने सिद्धांत के विस्तार में सरिया मीन्स इस्लामिक कानून के जो आदर्श हैं उनके साथ साथ इतिहास के तथ्य मेल मिलाप की उन्होंने कोशिश भी की है। तो इब्न खल्दून ने क्या है, जो सरिया है, इस्लामिक कानून है, उसके जो आइडल्स हैं उनको क्या है, इतिहास के साथ साथ जोड़ने की कोशिश की है। उनके जो फैक्ट्स हैं उनको क्या है, मेल मिलाप करने की कोशिश की है। उनके अनुसार इस्लाम में खिलाफत एक आदर्श राज्य था। तो इब्न खल्दून का मानना था कि जो खिलाफत आई थी, जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो क्या एक कुरैशी कबीले से बिलोंग करते थे, और ये माना जाता है कि जो इस्लामी जगत की जो शुरुआत है एक कुरैशी कबीले से मानी जाती है। जब उन पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके ससुर अबू बकर जो गद्दी पर बैठते हैं तो वे खलीफा के नाम से गद्दी को धारण करते हैं। तो वही बताया है कि इस्लाम जगत में जो कुरैशी कबीला था उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो खिलाफत को क्या एक आदर्श राज्य माना है उन्होंने। वह विस्तार से खिलाफत से जुड़े संगठनों का वर्णन करते हैं। तो वो उन्होंने क्या है बताया है कि उस टाइम जो खिलाफत थे उससे जुड़े जितने भी संगठन थे उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि जो अबू बकर थे उसके बाद 3 खलीफा और हुए, और उसके बाद जो उम्मयद डायनेस्टी आती है, तो उसके बाद जो आने वाले सक्सेसर्स होते हैं वो उनकी खुद की पीढ़ी के ही होते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो खलीफा था वो उसमें कुछ योग्यता होती थी, उसके अकॉर्डिंग वो सत्ता या गद्दी को धारण करता था। तो हम देखते हैं कि अपने वर्णन के क्रम में इब्न खल्दून बताते हैं कि किस प्रकार बाद में जब उम्मयद टाइम पीरियड आया तो उस टाइम जो असबिया था, पारिवारिक प्रेम था, उसके दबाव में खिलाफत एक साधारण राज परिवार में बदल गया था। बाद में उम्मयद काल में खलीफा अपने परिवार के लोगों को ही क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगा, उन्हीं को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, उन्हीं को उन्होंने अपने सक्सेसर माना आने वाले टाइम पे। उनके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण की नीति का भी बहुत बड़ा स्थान रहा है। उस टाइम क्या है, जो विभिन्न जातियां थी, जो विजेता लोग रहे हैं, लोगों ने क्या है उन्हीं की जो रीति नीति रही है उन्हीं को ही फॉलो किया है। इब्न खल्दून ने अफ्रीका में उस टाइम क्या जो खाना बदोश जनजातियां होती थी उन्होंने क्या है राज्य का एक पार्ट माना है। उनका मानना था कि इन जनजातियों को समाज में साथ लेके चलने पर ही एक राज्य क्या है डेवलप हो सकता है, उसकी प्रोग्रेस
हो सकती है। अब हम देखते हैं इब्न खल्दून का जो इकोनॉमिकी को लेकर उनकी क्या प्रिंसिपल्स थे, उनको इकोनॉमिकी को लेकर उनकी क्या थिंकिंग थी। आर्थिक सिद्धांत के विषय में उनका जो मत था, संपत्ति का उद्गम उन्होंने क्या है व्यापार को बिजनेस को नहीं माना, बल्कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको माना है। उनका मानना था कि किसी वस्तु का मूल्य उसके जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर ही आंका जा सकता है। साथ ही साथ क्या है, उस वस्तु का जो मूल्य है उसकी जो श्रम लगी है, उस पर जो मेहनत लगी है, लेबर लगी है, उसके ऊपर निर्भर होता है। वस्तुओं के मूल्य परस्पर क्या है, आश्रित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इब्न खल्दून स्वतंत्र या फ्री इकोनॉमिकी के पक्षधर थे, उसके फेवर में थे। उनका ये मानना था कि स्पर्धा मूलक जो व्यापार है उसके भी फेवर में थे कि जब बिजनेसमैन के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या है कि जो इकोनॉमिकी है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और साथ ही साथ जो उस टाइम के जो ठेकेदार थे, बिचौलिए थे, उनकी व्यवस्था को वो क्या है डिसलाइक करते थे, वो पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जब बिचौलिए आ जाएंगे तो बिचौलिए आएंगे तो घूस लेंगे, इससे क्या है समाज में करप्शन बढ़ेगा। उनका मानना था कि करों में वृद्धि होती है तो ओबियसली बात है कि अपने आप शोषण बढ़ता है, शोषण की संभावना बढ़ती है। और जब शोषण की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है कहीं पर भी, तो उस समाज का उस स्टेट का खुद ही पतन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। इब्न खल्दून ने सामाजिक और आर्थिक व्याख्या करते हुए उस टाइम की जो विलासिता थी, अगर लग्जीरियस लाइफ बढ़ेगी तो क्या है, उस टाइम लग्जीरियस लाइफ बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, तो अपने आप ही क्या है जो टैक्सेज हैं उनमें इंक्रीज होगा, करों में वृद्धि होगी। क्योंकि इब्न खल्दून व्यापारियों पर कम से कम टैक्स लगाने के फेवर में थे। उनका मानना था कि अगर टैक्स फ्री व्यापार होगा, टैक्स फ्री व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तो जिससे क्या है जो इकोनॉमी की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सकेगी। मार्क्स की तरह उनका भी मानना था कि जो आर्थिक एलिमेंट्स हैं उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो पॉलिटिकल और सोशली रूप से क्या है जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं उनका क्या है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इकोनॉमी की क्या है समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करती है। और जो इब्न खल्दून थे ये क्या दास प्रथा के विरोधी थे। उनकी जो बुक मुकदमा थी, उन्होंने क्या है एक दार्शनिक के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया और एक इतिहास का के रूप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दिलाई। एक हिस्टोरियन है अर्नल्ड टाइनबी, तो उन्होंने क्या है जो इब्न खल्दून ने उनके बारे में कहा है कि बेशक मुकदमा जो उनकी बुक है एक महानतम कृति है उस टाइम पीरियड की, जिसे किसी मस्तिष्क की उपज माना जाता है कि उस टाइम में जो देश के अंदर जो काल चल रहा था, जो टाइम पीरियड चल रहा था, जो एविडेंस उस टाइम इवेंट्स जो घटित हो रहे थे उस टाइम पीरियड की वो महान रचना हो सकती है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं जो इब्न खल्दून थे वो एक उच्च कोटि के इतिहासकार तो थे ही, साथ ही साथ वो एक समाजशास्त्री थे। क्योंकि उन्होंने समाज का बहुत बड़ा फेवर किया है। समाज की जितनी भी जनजातियां हैं लाइक जो बद्दुओं या खाना बदोश और जो घुमंतु जीवन जीने वाले जितने भी ट्राइब्स हुआ करती थी उनको साथ लेकर चलने की, समाज के साथ चलने की लेकर बात कही है। उनका मानना था कि इन सभी ट्राइब्स को साथ लेकर चलाया जाएगा, जितनी भी समाज में कबीले वगैरह हैं उनको साथ लेकर चला जाएगा तो एक राज्य क्या है अपने आप ही ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। और उनकी जो बुक थी मुकदमा की बात करें तो क्या है इब्न खल्दून को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने वाली जो बुक थी वो मुकदमा थी। और उस टाइम पीरियड की वो बहुत बड़ी एक महान कृति भी रही है, क्योंकि उस टाइम की वो एक बहुत बड़ी डिमांड थी। उस टाइम की जो जितनी भी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं उनका विवरण ब्यौरा इस सब क्या है मुकदमा में हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।